हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ को। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, मार्केट में जितनी भी यूपी जीके की बुक्स हैं, उन बुक्स के क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज़ के जरिए हम करने वाले हैं। तो आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी एसआई हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ग्रामीण परिवेश के 1500 प्लस क्वेश्चन की भी सीरीज़ को चला रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। दोस्तों, कृषि श्रम उत्पादकता उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेंगे, तो उनकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ मैं आपको बताऊँगा, आप इस चीज़ से परेशान नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। और किसी के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लघु कृषक। क्या कहते हैं? लघु कृषक। नेक्स्ट है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच के वाले किसान को हम क्या कहते हैं? मध्यम मध्यम कृषक। अगर 10 से ज़्यादा, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा किसी के पास है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृहद वृहद कृषक। तो इसमें आपसे पूछा गया है सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को क्या कहते हैं हम? सीमांत कृषक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। दोस्तों, पॉलीक्लिनिक जिसमें जानवरों के लिए इलाज किया जाता है, तो लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, झांसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा इटावा और नोएडा में भी बनाया गया है। और अब तो ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल हैं, सब में एक एक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, खरीफ फसल के लिए तापमान और जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जितनी भी खरीफ फसलें हैं, जैसे धान, बाजरा, गन्ना, कपास, अरहर, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो किस में होता है? यूपी के अंदर। और यूपी में भी किस जिले में? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2.5 करोड़ किसानों की उनकी जोत की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किस किस चीज़ के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूँ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा आलू के लिए, फिर गन्ने के लिए, उसके बाद दुग्ध के लिए यानी दूध के लिए, और आंवले के लिए। तो उत्तर प्रदेश क्या है? इन सब के लिए प्रथम स्थान पर है। तो इसमें आपसे पूछा गया है किन किन के लिए होगा, तो आलू के लिए होगा, गन्ने के लिए होगा। तो 1 और 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? सहारनपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिरजू महाराज कथक से संबंध रखते हैं, आला महोबा का है, अजमत अली खां सरोद से संबंधित है, बिरहा कन्नौज से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है?
तो कौन सा है? कथक। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, उड़ीसी उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक चीज़ को लेकर एग्जाम में कन्फ्यूज़न होता है, एक आता है कथकली। कथकली तो ये किस राज्य का है? तो ये केरल का। अब कभी कभी ऐसा होता है कथक और कथकली दिया होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथकली है उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का कथक है। तो आप ध्यान रखें, कथकली में लास्ट में क्या आ रहा है? ला। और केरल की भी लास्ट में क्या आ रहा है? ला। तो ला से ला को रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हैं कि केरल का कथकली होगा और कथक उत्तर प्रदेश का होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, वाराणसी के लिए आप ध्यान रखेंगे, एक होता हमारा त्रिवेणी महोत्सव। क्या होता है? त्रिवेणी महोत्सव। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक हमारा नाग कटैया। नाग कटैया तो ये भी कहाँ पर होता है? वाराणसी में। मेरठ के लिए भी आप दो ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो राम बारात, राम बारात। दूसरा आपको ध्यान रखना है नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला। तो ये दोनों मेरठ के हैं, तो ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी है आपको ध्यान रखना है? गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आगरा और मथुरा के पास यमुना नदी पर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच और सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत बनने की हुई थी कब? 1994 में, और 1999 में से कंप्लीट कर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला परियोजना है। दोस्तों, माता टीला परियोजना कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी का नाम दूसरा क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और कहाँ पर है ये? ललितपुर के अंदर, ललितपुर जिले के निकट है। तो ललितपुर एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर है, रेहंद नदी पर है, माता टीला बेतवा पर है, राजघाट यमुना पर नहीं है। तो राजघाट कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी पर। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की संयुक्त रूप से बनाई गई परियोजना है, राजघाट परियोजना। और कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा की नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, कौशाम्बी यमुना किनारे है, जौनपुर सई के किनारे नहीं है। तो जौनपुर कौन से नदी किनारे है? आपको ध्यान रखना है गोमती नदी के किनारे। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजघाट बांध नहर एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस पर बनाई जा रही है? बेतवा नदी पर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है अल्हा बुंदेलखंड से, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कजरी रोहिलखंड से, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कजरी रोहिलखंड से नहीं है। कजरी कहाँ से है? मिर्ज़ापुर के, जो कि खासकर मिर्ज़ापुर से, जो कि है पूर्वांचल के इलाके में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य है, पाई डंडा है, राई नृत्य है, बड़ैया नृत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उद्योग कहाँ पर है? आगरा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है?
थीम पार्क आगरा है, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान से करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? फ्रेंड्स कौन सी बन जाती है? शारदा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, राप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया चित्रकूट। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? आपको ध्यान रखना है, मंदाकिनी के किनारे है। जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर हमारा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा किसके किनारे, सॉरी जौनपुर किसके किनारे है? जौनपुर हमारा गोमती किनारे है और मथुरा यमुना किनारे है और अयोध्या सरयू किनारे है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, A4 B2 C1 D3। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 75% सिंचाई किसके से होती है? नलकूपों द्वारा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान पर यही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू कब की गई? तो इसे कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2012 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15/11/2012 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले दिया गया रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलाप पर स्थित है। नंदप्रयाग कहाँ पर है? नंदप्रयाग हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी के उस पर है। कर्णप्रयाग कहाँ पर है? कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी किनारे है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के तट पर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, A2 B4 C3 D1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? मान लो ये गंगा आ रही है, तो इसका दाहिना किनारा होगा ये। तो दाहिने किनारे पर कौन नहीं है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो कहाँ पर नदी स्थापित की गई है? बेतवा नदी पर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा और इसका नाम क्या है? राजघाट नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई किससे होती है? नलकूपों द्वारा, उसके बाद नहरों के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 1 3 4। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो किनके नहीं हुए हैं आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गोमती का नहीं हुआ है और किसका नहीं हुआ है? बेतवा का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स गोमती का कहाँ से हुआ है? तो पीलीभीत जिले के पास, पीलीभीत के पास से दलदली क्षेत्रों से हुआ है और बेतवा का मध्य प्रदेश से हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? दोस्तों ये किस संग्रहालय में है? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। दोस्तों अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहीं से अर्जुन नहर निकाली गई है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा और इसी को क्या कहते हैं? माता टीला परियोजना। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ की सांस्कृतिक
क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो किसने नहीं दिया था? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हुमायूं भी एक चित्रकार था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है, मेले दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले है गोबिंद साहब। तो गोबिंद साहब कहाँ पर लगता है? अम्बेडकर नगर में। अगला है कैलाश मेला। तो ये कहाँ लगता है? आगरा में। सैयद सलार मियाँ का कहाँ लगता है? बहराइच में। सी का 1 हो जाएगा। शकंबरी देवी सहारनपुर में। शकुंबरी देवी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, A3 B4 C1 D2। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये था यूपी जीके का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें। आप कुछ लोगों का ये था कि एक्स्ट्रा फैक्ट बताया करें, तो जहाँ फैक्ट की ज़रूरत होगी वहाँ आपको फैक्ट बताए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और जहाँ डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा। और आप एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप कहीं लाइव क्लास लेते होंगे तो वो लोग बकवास ज़्यादा करते होंगे। यहाँ मैंने मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे और आपको लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और एक्स्ट्रा फैक्ट लगाकर लगभग 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो इतने कम टाइम में इतना अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।